Dear student, I will deal with the topic of factors affecting mobility and immobility. Now we will see firstly definition of mobility and immobility. Immobility is a refers to a person's ability to move about freely, and immobility refers to the inability to move about freely. It means mobility is a person will able to move freely, and immobility is person unable to move freely, है ना। तो इमोबिलिटी में क्या है कि पर्सन एबल होता है, फ्रीली मूव कर सकता है, और इमोबिलिटी मतलब जो पर्सन है वो इनएबल है मूव करने में, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता, उसको हम बोलते हैं इमोबिलिटी एंड मोबिलिटी। तो दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ इमोबिलिटी एंड मोबिलिटी। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मोबिलिटी और इमोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्टली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजिकल हेल्थ, न्यूट्रिशन, पर्सनल वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर्स, प्रिस्क्राइब लिमिटेशन। तो फर्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अ पर्सन's एज एंड musculoskeletal and nervous system development affect posture, body position, body mass and body movement। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पर्सन का एज बहुत अफेक्ट करता है, जैसे कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, नर्व सिस्टम डेवलपमेंट अफेक्ट पोस्चर, बॉडी प्रोपोर्शन, बॉडी मास एंड बॉडी मूवमेंट। इसमें क्या है, जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। नर्व सिस्टम अगर कुछ अफेक्ट होता है तो वो जो मोटर मूवमेंट को अफेक्ट करता है, एंड डेवलपमेंट अफेक्ट पोस्चर अगर सही नहीं है तो वो मोबिलिटी को अफेक्ट करता है। अगर बॉडी मास इंडेक्स अगर सही नहीं है तो बॉडी का मूवमेंट भी सही नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है न्यूबॉर्न मूवमेंट आर रैंडम, ऑल एक्सट्रीमिटीज आर जनरली फ्लेक्स्ड। अगर न्यूबॉर्न का मूवमेंट अगर रैंडम है, यानी कि न्यूबॉर्न का मूवमेंट अगर सही नहीं है, यानी कि सही एक लाइन में नहीं है, जैसे एक माइलस्टोन डेवलप होना है मंथ टू मंथ, वो अगर नहीं है तो उसके कारण भी मोबिलिटी और इमोबिलिटी अफेक्ट होता है। और साथ में जितने भी एक्सट्रीमिटीज़ है अगर वो फ्लेक्स्ड है, यानी कि लचीला है, अगर मसल्स टाइट नहीं है, मसल टोन टाइट नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, मोबाइल नहीं कर पाते हैं, फ्रीली मूवमेंट उनका नहीं हो पाता है। एज द न्यूरोलॉजिक सिस्टम मैच्योर्स, कंट्रोल ओवर मूवमेंट प्रोग्रेसेस ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम क्या है, अगर मैच्योर होते हैं तो बॉडी का मूवमेंट और मोटर मूवमेंट, सेंसरी मूवमेंट, ऑल मूवमेंट क्या है वो अच्छे से हो पाता है। अगर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम मैच्योर नहीं है तो वो प्रोग्रेस मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। As age advance, muscle tone and bone density decrease, joint lose flexibility and bone mass decrease, particularly in women who have osteoporosis। जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे ही मसल टोन, बोन डेंसिटी क्या है, डिक्रीज होने लगती है। जो मसल्स के टोन है और बोन की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होने लगती है, यानी कि जो बोन में फ्लूइड होते हैं वो क्या करने लगते हैं, धीरे धीरे लॉस होने लगते हैं, जिससे बोन का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज होने लगता है। और साथ में जॉइंट लॉस फ्लेक्सिबिलिटी, और जॉइंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी लॉस होने लगती है, और जो बोन मास भी डिक्रीज होने लगता है, और कई वुमेन में ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ता है तो ये सारे जो कंडीशन है वो शो होने लगता है। ऑल ऑफ दिस चेंजेस अफेक्ट ओल्डर एडल्ट्स पोस्चर, गेट एंड बैलेंस। अगर ओल्डर एडल्ट क्या है, उनका जो पोस्चर है वो इम्बैलेंस हो जाता है, उनका जो गेट है, हाव भाव है वो इम्बैलेंस हो जाता है, और जो बॉडी मूवमेंट है वो भी सही नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो मोबाइल नहीं कर पाते हैं और उनकी मोबिलिटी अफेक्ट होने लगती है। तो दिस इज ए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज फिजिकल हेल्थ, क्रोनिक और एक्यूट डिजीज़। अगर कोई अगर क्रोनिक और एक्यूट डिजीज़ है
है ना। अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक कोई डिजीज़ अगर है तो उसके कारण भी क्या होगा, मोबिलिटी अफेक्ट होती है। और एक्यूट डिजीज़ अगर कोई शॉर्ट टर्म डिजीज़ है, यानी कि बहुत कम टाइम में अगर डिजीज़ ऑकर हुआ है तो उसके कारण भी मोबिलिटी अफेक्ट होती है। मस्कुलर स्केलेटल कंजेनाइटल और एक्वायर्ड एबनॉर्मलिटीज़, अगर कोई कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, जैसे कि कंजेनाइटल बाय बर्थ अगर ऐसे डिसीज़ जो ऑकर हो रहा है, जैसे स्पाइना बाइफिडा हो गया, और जो सेरेब्रम से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ कंडीशन है तो वो क्या करते हैं, मोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। और कोई एबनॉर्मलिटीज़ हैं, वो अगर बर्थ के बाद भी अगर एबनॉर्मलिटीज़ हो रही है तो वो भी मोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। नर्व सिस्टम, स्ट्रोक, अगर नर्व सिस्टम में कोई अगर कंडीशन अफेक्ट हो रहा है, अगर कोई डिजीज कंडीशन जैसे कि स्ट्रोक क्या है, इसमें जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो ब्रेन को नहीं पहुंच पाती है, मतलब पुअर ऑक्सीजन सप्लाई होने लगता है, तो ये भी मोबिलिटी को अफेक्ट करती है। कार्डियोवैस्कुलर, रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इट ऑल्सो अफेक्ट मोबिलिटी। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ये क्या है, एक हाइपोटेंशन, इट मीन्स लो ब्लड प्रेशर। ये क्या होता है, जब हम बहुत देर तक बैठे या सडनली हम खड़े होते हैं तो उस टाइम हमको एक वीकनेस या डिजीनेस, गिडीनेस, चक्कर सा हमको महसूस होता है, तो ये रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है। तो इट विल ऑकर इमोबिलिटी एंड मोबिलिटी अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक, if the having metabolic any condition affect normal metabolic functioning, so this will occur many condition of the health. Next is nutrition. Both undernutrition and overnutrition can influence body alignment and mobility. Poor nourished people may have muscles weakness and fatigue. अगर कोई पीपल अंडर न्यूट्रिशन या ओवर न्यूट्रिशन है तो ये क्या करते हैं, बॉडी एलिमेंट एंड मोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फैटी है या फिर पुअर न्यूट्रिशन है या माल न्यूट्रिशन है तो ये मोबिलिटी को और बॉडी के एलिमेंट को भी अफेक्ट करते हैं। पुअरली नरिश पीपल मे हैव मसल्स वीकनेस एंड फटीग, वही है, अगर कोई माल न्यूट्रिशन या पुअर नरिश्ड है तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, मसल्स वीक और फैटिक हो जाते हैं, जिससे उनका मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाता और मूवमेंट अफेक्ट होने लगता है। नेक्स्ट है विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेस बोन डिफॉर्मिटी ड्यूरिंग ग्रोथ। इफ द हैविंग एनी विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉज बोन डिफॉर्मिटी ड्यूरिंग द ग्रोथ, अगर कोई विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो वो क्या करते हैं, बोन डिफॉर्मिटी को ऑकर करते हैं ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टाइम। इनएडिक्वेट कैल्शियम इंटेक एंड विटामिन डी सिंथेसिस एंड इंटेक इंक्रीज द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। अगर इनएडिक्वेट कैल्शियम इंटेक अगर करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में मोबिलिटी भी अफेक्ट होती है, क्योंकि कैल्शियम के थ्रू बोन स्ट्रांग होते हैं एंड अगर कैल्शियम हम सही मात्रा में नहीं लेते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन, एक डिजीज कंडीशन है, वो ऑकर होने लगता है। नेक्स्ट है ओबेसिटी, कैन डिस्टॉर्ट मूवमेंट एंड स्ट्रेस जॉइंट एंड एडवर्सली अफेक्ट मोबिलिटी। ओबेसिटी भी एक कॉज है जो कि मूवमेंट को डिस्टर्ब करने लगता है और जॉइंट को स्ट्रेस करता है। तो दिस इज ए न्यूट्रिशन ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है पर्सनल वैल्यू एंड एटीट्यूड्स। तो पर्सनल वैल्यू एंड एटीट्यूड्स ऑल्सो अफेक्ट द मोबिलिटी, है ना। अगर कोई पर्सन क्या करता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शो करने लगता है, उनके लिए फिजिकल अपीयरेंस, है ना, और फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, मस्कुलर बिल्ड, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगता है, अपने आप को दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करने लगता है, तो उसके कारण भी क्या करते हैं, मोबिलिटी अफेक्ट करने लगती है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो एक नॉर्मल फिज़िकल एक्टिविटी है वो नहीं हो पाती है, फिज़िकल नॉर्मल जो बोन डेंसिटी है वो अफेक्ट होने लगती है।
तो जो रेगुलर एक्सरसाइज है, रेगुलर एक्टिविटी, वो उनका अफेक्ट होने लगता है। इसके कारण भी क्या होता है, मोबिलिटी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर। सम एक्सटर्नल फैक्टर कॉज द अफेक्ट ऑफ मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी। तो फर्स्ट है एक्सेसिव हाई एंड लो टेम्परेचर। If they having excessive high and low temperature, it will cause the factor affecting mobility and immobility। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है या फिर लो होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारे कंडीशन ऑकर होते हैं। पीपल में बहुत सारे हेल्थ कंडीशन ऑकर होने लगते हैं। टेम्परेचर हाई होने से फीवर हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है एंड हेडेक होने लगता है। नेक्स्ट है हाई ह्यूमिडिटी। अगर एनवायरनमेंट में हाई ह्यूमिडिटी है तो उससे जो मसल स्टोन है वो इंक्रीज हो जाते हैं और जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है और बॉडी का टेंशन होने लगता है, हेडेक हो जाते हैं। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटी। अगर रिक्रिएशनल फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी होती है तो हमारा जो डेली एक्टिविटी है, डेली एक्सरसाइज है, वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण भी मोबिलिटी अफेक्ट होती है। अनसेफ एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट अनसेफ है तो वो भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं मोबिलिटी को। तो दिस इज एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ मोबिलिटी। नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशन। लिमिटेशन टू मूवमेंट मे बी मेडिकली प्रिस्क्राइब फॉर सम हेल्थ प्रॉब्लम। कुछ लिमिटेशन होते हैं जो कि क्या करते हैं, मोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अगर पेशेंट को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है ना, तो उसमें क्या है, मेडिकली प्रिस्क्राइब किया गया है, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है कि वो बेड से नहीं उठ सकते हैं, उनको प्लास्टर ऑफ पेरिस उनके लगा हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कब होता है, जब फ्रैक्चर हो जाता है, कोई अगर बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो उस कंडीशन में प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी क्या करता है, मोबिलिटी को अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर वो लगा है तो हम बेड से नहीं उठ सकते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, अपने आप को मोबाइल नहीं कर सकते हैं। बेड रेस्ट इज द चॉइस फॉर सर्टेन क्लाइंट, फॉर एग्जाम्पल टू रिड्यूस मेटाबॉलिक एंड ऑक्सीजन नीड्स टू डिक्रीज पेन। अगर डॉक्टर्स के द्वारा या मेडिकली एडवाइस है कि पेशेंट को, पीपल को बेड रेस्ट करना है, तो बेड रेस्ट के कारण क्या होता है, जो मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिक फंक्शन है, वो रिड्यूस होने लगती है, साथ में ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होने लगती है। तो इस कंडीशन के कारण भी मोबिलिटी अफेक्ट होने लगती है। क्लाइंट हु आर शॉर्ट टू ब्रीथ में बी एडवाइज नॉट टू वेकअप स्टार्ट। और कुछ डॉक्टर्स, कुछ मेडिकली प्रिस्क्राइब किया जाता है कि पेशेंट को क्या करना है, ज़्यादा सीढ़ी नहीं चढ़ना है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है, ज़्यादा चलना नहीं है, क्योंकि क्या होता है, जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है तो उनको स्टेयर्स में वॉक करने के लिए उनको मना किया जाता है। तो उस कंडीशन में भी मोबिलिटी अफेक्ट होती है। तो दिस इज ए फैक्टर्स अफेक्टिंग मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी। सो थैंक यू।